वंदे मातरम के पहले एपिसोड में आपने देखा कि किन हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जंग की शुरुआत हुई। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर जनरल टिक्का खान हैवानों जैसा जुल्म कर रहा था। लोग लाखों की तादाद में भारत की ओर पलायन कर रहे थे। मजबूर होकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को युद्ध का रास्ता चुनना पड़ा, लेकिन पहला हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ। हिंदुस्तान उन्हें हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा था और ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुस्तानी फौज राजधानी ढाका की ओर लगातार बढ़ रही थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वंदे मातरम के पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किन हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जंग की शुरुआत हुई। उस युद्ध में हमारे जांबाजों ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन देश की आन बान और शान पर आंच नहीं आने दी। एक तरफ युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ रणनीति बन रही थी। अब वंदे मातरम की आवाज सिर्फ कानों में नहीं गूंज रही थी, वो पूरे जोश के साथ सीनों में धड़क रही थी, कहर बनकर दुश्मनों पर टूट रही थी। अगर आप लोगों की बात सही है तो हम लोग हिली में बुरी तरह से फंस चुके हैं। हमारे 14 गार्ड्स इस समय गंगा सागर में हैं, पर लगभग 1 मील तक पाकिस्तानी बंकर हैं, और वो भी कंक्रीट की। यस सर। ऊपर से गंगा सागर रेलवे स्टेशन के पास का जो इलाका है जहां दुश्मन के बंकर हैं, वो भी ऊंचाई पर, और वो लोग हमारे ऊपर ऊंचाई से गोलियां बरसा रहे हैं। और रेलवे लाइन की लंबाई में उनकी हाईटेक बंदूकें जिस तरह से प्लेस्ड हैं, हम किसी भी तरफ से जाएं खतरा उतना ही है। वैसे वहां हालात कैसे हैं, कोई खबर? जी हाँ, हमारी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन हमारे जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। गुड। गंगा सागर के अंदर ही देख लीजिएगा कि जब हमने उसको अटैक किया तो इतना दुश्मन के बंकर के ऊपर दुश्मन को पता नहीं लगा कि हिंदुस्तानी फौज आ गई है, और जिस तरीके से वो डेड बॉडी मेरे ऊपर थी गिरी, मैं आज भी कई बार उस महसूस करता हूँ देख के कि एक दुश्मन की या पाकिस्तानी डेड बॉडी आपके ऊपर पड़ी है। पाकिस्तानी बंकर करीब 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए थे। आगे बढ़ने के लिए इन्हें पार करना जरूरी था, लेकिन इतनी दूरी तक उनकी गोलियों से बच पाना नामुमकिन दिख रहा था। भारतीय सेना ने गंगा सागर में पाकिस्तान को पस्त कर लिया है। हिली के इलाके में ये भारत के लिए अहम बढ़त है। वेरी गुड। सर, 14 गार्ड्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। सर, खास करके लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने। सर, एक अकेला पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ गया। रियली? हिंदुस्तानी सैनिक आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन सामने के बंकर से लगातार लाइट मशीन गन से फायरिंग हो रही थी। इतने में लांस नायक एक्का उठे और गोलियां झेलते हुए सीधे बंकर में घुस गए। वहां दुश्मन के 2 सिपाही थे। एक्का ने अपनी संगीन से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लांस नायक एक्का घायल थे, फिर भी बंकर के बंकर पार करते हुए आगे बढ़े। आखिरी पड़ाव पर एक 2 मंजिला इमारत से हिंदुस्तानी जवानों पर गोलियां बरस रही थीं। एक्का ने पहले एक ग्रेनेड उसमें फेंका।
जब गोलियां फिर भी बंद नहीं हुई तो वो दीवार फांदकर भीतर पहुंचे और अपनी संगीन से अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक को मार डाला। ऐसे ही जाबाज लोगों से है हमारे देश की ताकत। वैसे अल्बर्ट एक्का इस समय कहां है और किस हालत में है? सर अभी पता चला है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, बस सांसें ले रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अल्बर्ट एक्का आगे बढ़े, जब वो आगे चल रहे, थोड़ा खुला इलाका था, जब आगे चले दौड़ते हुए अपने हथियार के साथ, तो उनके एक जवान पीछे जख्मी हो गया और वो खुद भी जख्मी हो गए। लेकिन जो साइड में एक छोटा सा बंकर था उसमें इन्होंने उसको मार डाला। खुद जख्मी थे लेकिन फिर भी जख्मों की परवाह ना करते हुए वो थोड़ा अपनी बॉडी को खींचते हुए उस बंकर तक ले गए जो एक छत के छोटा ऊपर था। उस पे जख्मी हालत में चढ़े और उसके अंदर उन्होंने ग्रेनेड फेंका और दूसरी फायरिंग की कार्रवाई की और उसको मारा। वो एक बहुत ही एक मिसाल है एक बहादुरी की, इसीलिए उनको जो है परमवीर चक्र दिया गया। हिली की लड़ाई में ये एक बड़ी जीत थी। इसके साथ ही अखोरा इलाके के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम छोर तक भारतीय सेना पहुंच गई और आखिर में दुश्मन को अखोरा छोड़ना पड़ा। पूर्व में अगर लांस नायक एल्बर्ट एक्का की शहादत दुश्मनों में खौफ भर रही थी, तो पश्चिम में आगे बढ़ रहा था 22 साल का एक परमवीर। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, पूना हॉर्स, परमवीर चक्र मरणोपरांत। पश्चिम में हिंदुस्तान ने रक्षात्मक रवैया छोड़ दिया था। नक्शे के इस हिस्से को आम जबान में बल्ज कहते हैं। यह पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो भारतीय जमीन से घिरा हुआ है। पाकिस्तान हर युद्ध में यहां से घुसपैठ करने की कोशिश करता है। शकरगढ़ के जरिए जम्मू कश्मीर को पंजाब से अलग करने की हिमाकत करता है, लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया था कि वो बाजी पलट देगा। वेस्टर्न फ्रंट में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस जो लड़ रही थी वो अखनूर के इलाके में लड़ रही थी। और अखनूर के इलाके में हमारे 2 डिवीज़न थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। रास्ता मुश्किल है, हर कदम पर मौत बिछी हुई है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कोई शक? दुश्मन हर बार इस इलाके से हमारे सरजमीन पर घुसता है, लेकिन इस बार हम लोग घुसेंगे। आप लोग तैयार हैं? हमारे टैंक इस इलाके से पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और ये बसंतर नदी इस इलाके पर पाकिस्तानियों का कब्जा है। इस ब्रिज पर हमारा कब्जा होना चाहिए, हम उन्हें खदेड़ देंगे। आप सब तैयार हैं? हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना है। उन्होंने सारे रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। पहले हमें अपने टैंकों को बचाना है और उसके बाद हमारे टैंक आगे बढ़ेंगे। ख्याल रहे, जीत हमें हर हाल में हासिल होनी चाहिए। दुश्मन हमें रोक नहीं पाएगा सर, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वेरी गुड, मुझे इसी जज्बे की जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद। ये जमीन माइन से अटी पड़ी थी, यानी टैंक के उतरते ही उसके फटने का जबरदस्त खतरा था। इस तरह के रास्ते से गुजरने का एक ही तरीका होता है और वो ये कि हल्के हाथों से जमीन को खोदा जाए और माइंस को खोज खोज कर उन्हें नाकाम कर दिया जाए। लेकिन इसमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है। पाकिस्तान की 13 कैवलरी के टैंक तेजी से बसंतर नदी पर बने ब्रिज की ओर आगे बढ़ रहे थे। सामने थे 14 हॉर्स के 3 टैंक और उनमें सवार थे कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के 10 टैंकों को उड़ा दिया, लेकिन पाकिस्तानी गोलीबारी में कैप्टन मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट एलावत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अब मोर्चे पर अकेले थे सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे दुश्मन के 3 टैंक। खेत्रपाल के टैंक पर भी गोला दागा गया। उनके टैंक में आग लग चुकी थी और खेत्रपाल घायल थे। उन्हें टैंक छोड़कर लौट आने को कहा गया। तुम्हारे टैंक पर गोला लगा है, उसे छोड़कर बाहर निकल जाओ। लौट आओ। ओवर। नहीं सर, मेरी बंदूक अभी भी चल रही है, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ओवर। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। ओवर। जब तक मेरी बंदूक चल रही है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवर एंड आउट। घायल होने के बावजूद खेत्रपाल अपने धधकते टैंक से गोलियां बरसाते रहे। उन्होंने आगे बढ़ते 2 टैंकों को तबाह कर दिया, पर तीसरा टैंक 100 मीटर के दायरे में आ चुका था। किसी भी सैनिक के लिए आगे बढ़ने का फरमान हुक्म होता है, वापस लौटने का इशारा बस एक विकल्प। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने शहादत को चुना। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे और देश की आन पर शहीद हो गए। लेकिन आखिरी हिचकी लेने से पहले वो इतना कुछ कर गए कि भारतीय सेना के लिए आगे की राह आसान हो गई। वही गोला सामने मेरा कमांडर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, जिनके दोनों पांव के बीच में लगा, दोनों पांव कट गई और वो चमड़ी से लिपट गए सीट के साथ। मैं बोला कि टैंक को पीछे ले ले इस जगह से, लेकिन सीओ साहब ने बोला कि आप लड़ते रहो जब तक आपकी गन और टैंक काम करता हो। तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से हटूंगा नहीं और पाकिस्तान के साथ बुरी तरह सिमटा रहूंगा जब तक मेरी जान है। अरुण खेत्रपाल के टैंक में जो उनका ऑपरेटर था वो शहीद हो गया और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। उनका ड्राइवर जो था उसने वापस टैंक को ले जाने की कोशिश की। पहले उनको बाहर निकालने की कोशिश की तो उसको मशीन गन फायर उसके पाँव में लगा, फिर उसने जाके टैंक को पीछे की तरफ ले गया वो, और इस प्रकार वो टैंक को पीछे तो ले आए लेकिन अरुण खेत्रपाल को नहीं बचा सके। तो लेकिन इस एक कार्रवाई ने एक यंग ऑफिसर ने जिसने वायोस कोर्स भी नहीं किया था, उसकी वजह से आज हम इस बैटल ऑफ बसंतर के बारे में बोल सकते हैं, वरना हमारी तमाम इन्फेंट्री वहीं पे कुचल दी जाती दुश्मन के टैंकों से। बसंतर के इलाके में लड़ाई लंबी चली। भारत ने यहां जफरवाल शकरगढ़ रोड के उत्तर का इलाका और बेन से पहले का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। टैंकों के लिहाज से भारत ने पाकिस्तान के 43 टैंक तबाह किए और 10 पर कब्जा किया। मुकाबले में भारत के सिर्फ 2 टैंक बर्बाद हुए, लेकिन इस लड़ाई में दोनों देशों को कई सैनिक गंवाने पड़े। पाकिस्तान के 222 सैनिक मारे गए और लगभग 900 जख्मी हुए, तो भारत के भी 169 सैनिक शहीद हुए और 500 से ज्यादा घायल हो गए। युद्ध के शुरुआती दिनों में मुकाबला बराबरी का था। कई मोर्चों पर भारत को बढ़त मिल रही थी, तो कुछ मोर्चों पर सेटबैक भी था। इस दौरान अमेरिका छटपटा रहा था। उसका कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का था, लेकिन रूस के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। सीमा पर टैंक गरज रहे थे, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, जिसकी गूंज 7 समुद्र पार भी पहुंच रही थी। अमेरिका हरगिज नहीं चाहता था कि यह जंग आगे बढ़े, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका जानता था कि अगर भारत को नहीं रोका गया तो यह पाकिस्तान की ही नहीं, अमेरिका की भी कूटनीतिक हार होगी। लिहाजा अमेरिका ने बनाई दबाव की रणनीति।
मोर्चों पर दोनों तरफ से सैनिक जमे हुए थे। जंग जारी थी। भारतीय सैनिक आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहे थे तो पाकिस्तानी सैनिक भारतीयों को पीछे ढकेलने की कोशिश में थे। भारतीय जांबाज कदम दर कदम जीत की तरफ बढ़ रहे थे और हजारों मील दूर अमेरिका में उस वक्त के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के माथे पर पसीना आ रहा था। वो हर कीमत पर यही चाहते थे कि भारत अपने कदम वापस खींचे, चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां क्यों ना अपनानी पड़े। और इसके लिए निक्सन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर के साथ मिलकर बेहद शातिराना रणनीति तैयार कर डाली। हिंदुस्तानी फौज पहले से ही 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यकीन है कि चीन कभी भी उत्तर की तरफ से हमला नहीं करेगा, ऐसा CIA कहता है। हम क्यों ना चीन को युद्ध के लिए तैयार करके हिंदुस्तान को चौंका दें। अगर चीन युद्ध के लिए राजी हुआ तो भारत यकीनन 3 अलग-अलग मोर्चों पर घिर जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, हमें यकीनन चीन को राजी करना होगा। आप USS एंटरप्राइज के एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी में भेज दीजिए, उन्हें चारों तरफ से घेर लीजिए, उन्हें धमकी दीजिए कि वो पूर्वी पाकिस्तान से अपनी फौजें हटा लें। चीन से कहिए कि वो कुछ टुकड़ियां भारतीय सीमा की तरफ बढ़ा दे। उन्हें धमकाओ कि उन्हें इस वक्त ऐसा करना ही होगा, और हाँ, उन्हें ये भरोसा भी दो कि अगर सोवियत यूनियन उनके खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसका जवाब हम देंगे। Show them that if the Soviet Union takes any action against them, we will counter it. We will protect China. जी जरूर। अगर रूस खुद को चीन के साथ युद्ध के हालात से अलग कर ले और भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का इरादा छोड़ दे, तो शायद हम भी अपनी बंदूकों को खामोश कर लेंगे। नियाजी से कहो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर चीनी फौज सक्रिय हो गई है, लेकिन कुछ वजहों से अभी तक भारत ने हमारे मन माफिक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। Have not announced it. भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के हमले की झूठी खबर फैलाना यह अमेरिका की चाल थी। वो जानता था कि ऐसी खबर सुनकर पाकिस्तानी सैनिकों में जोश भर जाएगा, लेकिन सच तो ये था कि चीन ने वो हमला किया ही नहीं। दरअसल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन शुरू से ही साफ था, पर भारत के साथ रूस के समझौते के मद्देनजर अमेरिका को हमेशा ये डर था कि अगर रूस को ये पता चल गया कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो वो पाकिस्तान पर तो टूटेगा ही, साथ साथ पाक को दिए गए अमेरिकी हथियार भी तबाह कर देगा। इसीलिए उस वक्त UN में अमेरिकी दूत जॉर्ज W. बुश ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम और भारत पाक सेना के वापस लौटने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सोवियत यूनियन को भरोसा था कि भारत युद्ध जरूर जीतेगा और उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अमेरिका के बेड़े स्ट्रेट ऑफ मेलिका में थे। दिल्ली बहुत घबराया, हमसे कहा जो शहर हम छोड़कर आ गए हैं उन पर कब्जा करो, लेकिन ढाका नहीं। हम ढाका के बाहर ही थे। हमने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और ढाका की ओर बढ़ गए। Impossible task, but no mention of Dhaka. We are outside Dhaka. We ignore that. निक्सन और किसिंजर ने रूस पर दबाव डालने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। पाकिस्तान को न सिर्फ अमेरिका से मदद मिल रही थी, बल्कि इंग्लैंड से भी। चीन और श्रीलंका तो उसके साथ थे ही, और इधर भारत के पास थी तो बस हिम्मत और रूस की गहरी दोस्ती। रूस के एंटी शिप P-15 मिसाइल के इस्तेमाल से भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत तबाह कर दिए। भारतीय डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तले ही डुबो दिया।
इसके अलावा 12 तेल टैंकरों को खाक कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना अब लड़ने की स्थिति में नहीं थी और पूर्वी पाकिस्तान की जल सीमा पर अब भारत का परचम लहरा रहा था। एक उन लोगों की सबमरीन थी गाजी, वो विशाखापट्टनम के पास शायद माइन लेइंग के लिए आई हुई थी, उसको डुबो दिया। तो ये एक हम लोगों की तरफ से बड़ी सक्सेस की चीज थी। 10 दिसंबर 1971 को खबर आई कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारतीय जल सीमा में दाखिल हो गया है। उसी वक्त रूसी सरकार ने जहाजों का एक बड़ा बेड़ा भारत की मदद के लिए रवाना कर दिया। रूस ने अपने जहाजी बेड़े की मदद के लिए क्रूजर डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन भी रवाना कर दिए जो एंटी शिप मिसाइल से लैस थे। फिर मजबूरन इंग्लिश नेवी को दक्षिण में मेडागास्कर की ओर भागना पड़ा। फिर तो जब अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएसएस ट्रिपोली भारतीय जल सीमा में पहुंचे तो रूस ने उन्हें घेर लिया, मिसाइल तान दिए और सबमरीन को सतह से इतना ऊपर लेकर आए कि अमेरिकी जासूस सैटेलाइट उन्हें देख पाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिका देख सके कि हिंद महासागर में रूस के पास वो सब कुछ है जो उनकी समुद्री ताकत को बेजोड़ बनाता है। अमेरिकी उल्टे पांव लौट गए। चीन पर भी रूस का दबाव काम कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के हर चालबाज साथी का जवाब रूस दे रहा था। भारत ने अपनी शक्ति ढाका की ओर केंद्रित की, पर अब तक पाकिस्तानी फौज ढाका से पीछे हटना शुरू कर चुकी थी और पीछे हटते हटते वो सड़कों और पुलों को तबाह कर रही थी। एक तो ईस्ट पाकिस्तान की चौड़ी चौड़ी नदियां और उस पर यातायात के साधन ना के बराबर, और भारत को करनी थी ढाका पर चौतरफा चढ़ाई। 9 दिसंबर 1971 तक भारतीय फौज ने अहम इलाकों पर कब्जा जमा लिया था और पाकिस्तानी फौज ने ढाका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शहर के शहर खाली छोड़ दिए थे। जैसर, झेंडिया और सिलहुट हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर लिया है और अब हम लोग मंजिल के बहुत करीब हैं। ऑफिसर्स, आगे का रास्ता मुश्किल है पर हम रुकेंगे नहीं। यस सर, लेकिन हमारी मंजिल में सबसे बड़ी रुकावट है ये मेघना नदी। तो सर इसकी चौड़ाई तकरीबन 3000 फीट है। एक पुल था आशुगंज में, लेकिन पाकिस्तानी उनके हिस्सों को फूंक चुके हैं। हमारे P-76 टैंक्स तो नदी के रास्ते ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सर P-76 पानी में 1 घंटे में गर्म होता है और मेघना नदी को पार करने को 3 घंटे का वक्त लगता है। हेलीकॉप्टर भी यूज कर रहे हैं हम, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा लोग सवार नहीं हो पाते। प्रॉब्लम्स तो हैं। जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो आगे भी पहुंचेंगे। यस सर। ढाका को कुदरती सुरक्षा हासिल थी। दक्षिण में मेघना, पश्चिम में बुद्धिगंगा और पूर्व में सतलखया और बालू नदी, और इसीलिए भारतीय फौज को आगे बढ़ने में वक्त लग रहा था। लेकिन उत्तर में मयमन सिंह और जमालपुर भारत के कब्जे में आ चुके थे और अब निशाने पर था टंगाइल। हमारी सेना ने अपने छाताधारी सैनिकों को शत्रु के पीछे टंगाइल में उतारा और हमारी पैराशूट बटालियन ग्रुप, जिसमें लगभग 700 पैराट्रूपर्स थे, उनके साथ इंजीनियर्स भी थे,
उनके साथ छोटा तोपखाना भी था और जो मिलिट्री रेजिमेंटल एड पोस्ट है उन सब के लोग थे। तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात थी तंगैल में? तंगैल ने युद्ध में शत्रु की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन मिस्टर जैकब कि हम बार बार लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और अब जमालपुरी नहीं, मेमन सिंह भी हमारे कब्जे में है। और यही नहीं, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया है। हमें एक बात का ख्याल रखना होगा, जो पाकिस्तानी सैनिक यहाँ से भागे हैं वो किसी भी कीमत पर ढाका न पहुंचे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर जैकब, और यही सही समय है कि हम उन्हें पोंगिल ब्रिज के ऊपर घेर लें। हमें जल्द से जल्द अपने सैनिकों को पोंगिल ब्रिज भेजना होगा। यस, पर सड़क के रास्ते जाने पर बहुत वक्त लग जाएगा। यू हैव वेरी वैलिड पॉइंट मिस्टर जैकब, और मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने दोपारा के जवानों को तंगेल में ही एयर ड्रॉप कराया जाए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही। टारगेट क्लियर है, हमें पाकिस्तानी सेना को यहीं रोकना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। यस। भारत ने 2 पैरा के जवान टंगैल में एयर ड्रॉप किए। एंटोनोव 12, C-119, करीबू और डेकोटा विमानों में सवार तकरीबन 700 कमांडो भारत के अलग अलग शहरों से टंगैल के लिए रवाना हो गए। इस पैमाने पर भारत की तरफ से ये पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पाकिस्तानियों को छकाने के लिए सैनिकों के अलावा कुछ पुतले भी पैराशूट से उतारे गए, ताकि उन्हें यह अंदाजा लगाना आसान ना हो कि कितने सैनिक कहां-कहां उतारे गए। BBC London. In an unprecedented operation, the Indians have today airdropped 5,000 soldiers in Tangel. The Indian troops' march towards Dhaka continues. ये आज तक किसी को मालूम नहीं कि BBC रेडियो के इस प्रसारण में 700 की जगह 5,000 सैनिकों का जिक्र कैसे आया। क्या ये किसी पत्रकार की गलती थी या फिर भारतीय एजेंसी रॉ ने बढ़ा चढ़ाकर जानकारी पेश की थी ताकि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो सके। जब आकाश में इतने पैराशूट्स और पैराट्रूपर्स लगते हैं तो दूर से देखने वालों को पता नहीं चलता कितने आए, और वो 700 को हो सकता है उन्होंने 5,000 गिन लिया हो, क्योंकि BBC का अपना संवाददाता तंगैल में नहीं था। उसने किसी से फ़ोन पर ही बात की होगी और फिर उसे ऐसा पता चला, वरना BBC पर न हमने कोई प्रभाव डाला, न हमारी सेना ने, न हमारी सरकार ने। ये केवल एक अफवाह थी, गलत फहमी थी, लेकिन इससे पाकिस्तान का मनोबल और टूट गया। वजह जो भी रही हो, 5,000 सैनिकों के एयर ड्रॉप की खबर से पाकिस्तानी खेमे में खूब हड़कंप मचा और पाकिस्तानी फौज का मनोबल भी गिर गया। आंकड़ों का फासला भले ही हजारों में था, टंगैल में जांबाज कमांडो ने पुंगली पर कब्जा जमाने में बस 4 घंटे का वक्त लगाया। हालांकि मेमन सिंह से लौटते हुए पाकिस्तानी फौज की टुकड़ी तब तक आगे बढ़ने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई का परचम बुलंद किए मुक्ति बाहिनी के दस्तों ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर दिया। हिंदुस्तानी फौज के रास्ते में मुश्किलें तमाम आ रही थीं। पाकिस्तान अब जोरदार संघर्ष कर रहा था। भारतीय सेना के पास आगे बढ़ने के लिए कहीं गाड़ियां नहीं थीं, तो कहीं ईंधन नहीं था। ढाका बस अब 100 किलोमीटर दूर था। ईस्ट पाकिस्तान के टंगैल एयर ड्रॉप के 4 दिन पहले पैराशूट रेजिमेंट के एलीट कमांडोज
वेस्ट पाकिस्तान में कोहराम मचा चुके थे। छाछरो पाकिस्तान की एक अहम छावनी थी और ये एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन था। टेन पैरा कमांडो के ये जांबाज दुश्मन की सीमा में 80 किलोमीटर तक भीतर दाखिल हो गए और कई घंटों तक तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। ये जोंगा गाड़ियों में सवार थे जो मीडियम मशीन गन से लैस थीं। क्या हिंदुस्तानी छाछर तक आ गए? ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। परंतु छाछरो तो हिंदुस्तान से 80 किलोमीटर की दूरी पे। कितने लोग हैं वो? 160। 160 लोग, और हमें खबर तक नहीं हुई। खैर जो भी हो, हमारे सैनिक वहां से अब निकल भागने के चक्कर में। महाराजा जयपुर सवाई भवानी सिंह इस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 160 सैनिकों का ये दस्ता अल्फा और चार्ली नाम के 2 ग्रुप में बटा था। 5 दिसंबर को सीमा में दाखिल होने के बाद सैनिक दिन के उजाले में हवाई सर्वेलांस से बचने के लिए झाड़ियों की ओट लेते रहे। अगली रात ये एक साथ आए और 7 दिसंबर तड़के 3 बजे छाछरों पर हमला बोल दिया। दिन चढ़ते चढ़ते छाछरों पर भी कब्जा हो चुका था और 17 पाकिस्तानी सैनिक भारत की गिरफ्त में थे। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहां से पैरा कमांडोज वीरावाह की ओर बढ़े और उसे भी अपने कब्जे में कर लिया। हिंदुस्तान की ओर से ये ऑपरेशन दुश्मन का ध्यान भटकाने का दांव था ताकि दूसरे मोर्चे पर ज्यादा अहम काम को अंजाम दिया जा सके। यहां मिली जीत युद्ध में भारत की स्थिति मजबूत कर गई। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां युद्ध में गया एक एक सैनिक बिना खरोंच के वापस लौटा था। युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला बोल दिया था और ऑपरेशन ट्राइडेंट कामयाब रहा। भारत ने कराची को फिर से निशाना बनाया और 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन को अंजाम दिया। इन दोनों ऑपरेशंस के बीच भारतीय एयरफोर्स ने कराची में ईंधन और हथियार के डिपो पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें कराची की आधी क्षमता तहस नहस हो गई। धू धू कर जलता कराची मीलों दूर से भी नजर आ जाता था। एक उनका मर्चेंट शिप था बाहर जिसके अंदर बहुत सारा बारूद वगैरह रखा हुआ था, उसको भी अटैक किया तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद और अंदर पास जा कर के लैंड के ऊपर अटैक किया, कराची के लैंड के ऊपर, तो वहाँ पे फ्यूल टैंक्स थे, उनको मारा। तो एक और कोऑर्डिनेशन जो हुआ था कि उसी दिन उसी टाइम में एयरफोर्स भी उनको मारता जा रहा था सुबह से, तो शाम तक इन लोगों की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। कराची उस वक्त पाकिस्तान का इकलौता बड़ा बंदरगाह था और अब यहाँ पर जहाजों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। पाक नौसेना के जहाज या तो नेस्तो नाबूद हो चुके थे या बंदरगाह में ही रहने को मजबूर थे। जंग के जख्म झेल रहा पाकिस्तान अब आर्थिक तौर पर भी पस्त हो रहा था। मुझे याद है जब कराची ऑयल के पर अटैक किया तो जो मेरा नेविगेटर था विंग कमांडर वाईपी सिंह, वो बिल्कुल जैसे बच्चा एक्साइट होता है ऐसे, वाओ
व्हाट अ फर्नो। तो मैं भी खुश था कि चलो जो हमने किया वो पूरा हुआ। और बाद में एयर चीफ मार्शल लाल की किताब में उन्होंने लिखा है कि ये जो ऑयल है वो आग 7 दिन लगी रही। उस दिन हम कमांडिंग ऑफिसर के साथ ही फ्लाइंग कर रहे थे और हमने कराची ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हम लोगों ने बॉम्ब डाला था और कहते हैं कि उसके बाद कराची जो है वो 7 दिन तक जलता रहा और सूरज नहीं दिखा था वहाँ पे। वेस्टर्न सेक्टर में हमने उन्हें बुरी तरह से मात दी है और उनके हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। पुंछ में भी हमने ऐसा पलटवार किया है कि उनकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। हमने अपनी जमीन तो उनसे वापस ले ही ली है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हमने बुरे हाल में कर दिया है। पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। अब वक्त आ गया कि हमें इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहिए। करीब 3000 भारतीय सैनिक ढाका के नजदीक पहुंच चुके थे आखिरी वार के लिए। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान को उसके धोखे और ईस्ट पाकिस्तान की आवाम पर किए जुल्म की क्या सजा मिली? कैसे घुटने टेके पाकिस्तान ने? किस तरह किया सरेंडर? दास्तान जंग का सारा किस्सा बताएंगे आपको अपने अगले एपिसोड में। वंदे मातरम। वंदे मातरम में पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब में हमें मिले लाखों एसएमएस, जिनमें से टैब जीतने वाले 5 भाग्यशाली विजेताओं के नाम हैं। रोहतक हरियाणा से युद्धवीर सिंह दलाल, पूर्णिया बिहार से गिरधारी आर्या, अहमदाबाद गुजरात से संजय कुमार पटेल, कोकराघाट असम से विश्वनाथ साह, जयपुर राजस्थान से चरणजीत सिंह। वंदे मातरम में हमारा आज का सवाल है, 1971 में भारत की जंग किस देश के साथ हुई थी? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश। सवाल का जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए VM, स्पेस दीजिए, लिखिए अपना ऑप्शन A, B या C और इसे भेज दीजिए 52424 पर। 5 भाग्यशाली विजेता जीत सकते हैं एक टैब।